नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत ग्रेडअप से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस चैनल पे। शाम को 8 बज गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आज सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान की क्लास है और सीटेट के लोग बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ कल तक का टाइम है। मैं वो बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँगा आज इस पूरी क्लास में, जिसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है। आपको कैसे एग्ज़ाम भी देना है, आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताऊंगा और क्वेश्चंस के साथ साथ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स भी बताऊंगा। आपको ये भी बताऊंगा आज के क्लास में कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस को फॉलो करना है, कौन कौन से एरिया को ध्यान में रखना है। सभी लोगों को हाय, हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। और बहुत तेजी से सब लोग जुड़ते जा रहे हैं। यहाँ पे भाई एक स्टूडेंट ने बोला कि सर आप मेरा नाम नहीं लेते हो तो मैं इसलिए लाइक नहीं करता हूँ। तो भाई देखिए, मैं आप सभी लोगों का नाम एक साथ नहीं ले सकता हूँ। मैं पूरी ईमानदारी से ये बात कह रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, ये जरूर है कि कई बार हम सामने स्क्रीन पे देखते हैं, आपके नाम आते रहते हैं, आपके कमेंट्स आते रहते हैं, लेकिन हम पढ़ाने में इतना मशगूल रहते हैं, कंटेंट देने में इतना मशगूल रहते हैं कि आपका नाम नहीं ले पाते। तो आप कभी इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखेंगे कि आपका नाम नहीं लिया जाता है। नाम सबका यहाँ पे। साथियों, यहाँ पे आज हम ये डिस्कस करेंगे जो टॉप 100 क्वेश्चंस है, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और क्वेश्चंस को डिस्कस करने के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इंपॉर्टेंट डाउट है, जो इंपॉर्टेंट चीजें स्टूडेंट्स ने भेजी हुई है, आज उसको हम यहाँ पे कराएंगे। राइट, तो इस सत्र की शुरुआत करते हैं और पर्सनैलिटी के बारे में भी बताऊंगा, सारी चीजें जिक्र करूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपके सीटेट के एग्जाम के लिए है, वो सारी चीजें आज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। राइट, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो लोग पहली बार ग्रेडअप चैनल को देख रहे हैं, वो एक बार इसको क्लास के बाद ग्रेडअप के ऐप को भी डाउनलोड कर लेंगे, सो डैट कि ग्रेडअप का सारा इंफॉर्मेशन, सारी आपको क्लासेस, सारा प्रैक्टिस आपको ग्रेडअप ऐप पे मिलता रहेगा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, ग्रेडअप एकमात्र एक ऐसा चैनल है जो आपके लिए लगातार सीडीपी, मैथ, हिंदी, रीजनिंग, सारी क्लासेस, सारी जितनी भी पेडागोजी की क्लासेस है, लगातार हम यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं। चलिए, तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, अब इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन आने वाला है स्क्रीन पे, ये रहा, आप देख लीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। लॉरेंस कोहलबर्ग से सवाल है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? इस सिद्धांत में ए वाला ऑप्शन है, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण की प्रक्रियाएं हैं, या यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच में स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, या उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं, या उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। राइट, यहाँ पे आप ये जान लीजिए कि कोहलबर्ग से एक सवाल पक्का आएगा। कोहलबर्ग एक बहुत अच्छे, बहुत बड़े दार्शनिक है जो बच्चे के नैतिक विकास के बारे में बताते हैं। बच्चों के अंदर नैतिक विकास बताते समय कोहलबर्ग ये बताते हैं कि बच्चों के अंदर जो नैतिकता है वो अचानक नहीं आती है, वो यूं ही नहीं आ जाती है, बल्कि नैतिक विकास के लिए पर्टिकुलर एक संज्ञान का विकास होना जरूरी है। शब्दों पे मेरे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। ये सवाल आया हुआ है, बच्चों के नैतिक विकास के लिए बच्चों के संज्ञान का विकास होना जरूरी है। धीरे धीरे जैसे बच्चे बड़े बड़े होते जाते हैं, ग्रो होते जाते हैं, उनके नैतिकता का विकास बढ़ता जाता है। इन्होंने क्या बताया यहाँ पे, ज्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पे डी आंसर राइट आंसर है, डी वाले के साथ जा रहे हैं। सही बात हो सकती है ये, क्योंकि इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण की प्रक्रियाएं हैं, ऐसा नहीं कहा गया है। यह नैतिक तर्क की कार्रवाई के बीच में स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। यहाँ पे एक चीज और बता दूं, बहुत सारे विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होता है कि नैतिक तर्क क्या होता है और नैतिक डिलेमा क्या होता है। यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आता है नैतिक द्वंद्व, आता है सवाल, जिसको डिलेमा बोलते हैं। ठीक है, यहां से भी सवाल पूछा जाता है, नैतिक डिलेमा क्या है, या यहां पे सवाल ये भी पूछा जाता है कि नैतिक तर्क क्या होता है, या इसको बोलते हैं मोरल रीजनिंग क्या होता है। इससे सवाल पूछा गया है। तो तर्क और यहां पे द्वंद्व में अंतर होता है।
द्वंद्व में अंतर यह होता है कि बच्चों को बहुत सारी चीजें नहीं पता होती है। तो बच्चा क्या है, अंतर द्वंद्व में होता है। बच्चा क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में वो फर्क नहीं कर पाता है, ये नैतिक द्वंद्व होता है। नैतिक तर्क क्या होता है, जब वह निर्णय लेता है, किसी एक चीज को चूज करता है, किसी एक चीज को चयन करता है और सही तर्क करता है या गलत तर्क करता है, लेकिन कुछ न कुछ डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है, ये क्या हो गया, इसका नैतिक तर्क हो गया। मतलब अपने डिलेमा से बाहर आना ही नैतिक तर्क कहलाता है। नैतिक तर्क और नैतिक द्वंद्व यहां से सवाल पूछे जाते हैं, हेंज डिलेमा से सवाल पूछे जाते हैं और लॉरेंस कोहलबर्ग को कहां क्रिटिसाइज किया गया, यहां से भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है, एग्जाम में ध्यान रखना है साथियों। राइट, आगे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, साथ में लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो पहुंचाइए। बोलिए ग्रेडअप का वीडियो चल रहा है। ग्रेडअप एकमात्र विश्वसनीय चैनल आपके लिए, आपका अपना चैनल। अगला सवाल देखिए, बहुत बढ़िया सवाल आ गया आपके सामने, ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज? यहां पे देखेंगे प्रतीकात्मक विचार का विकास या अहम मान्यता, अनुत्क्रमणीयता या ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक थॉट या ईगोसेंट्रिज्म या इरिवर्सिबिलिटी या टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट। सवाल बहुत बढ़िया है, एक सवाल तो पक्का है, यहां से आएगा ही आएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, जीन पियाजे से एक सवाल पक्का आएगा, ध्यान रखना है। तो कौन सी सीमा नहीं है, विच इज नॉट अ लिमिटेशन, सीमा नहीं है, ध्यान रखना है। कौन सा नहीं है, एक्सेप्ट, सिवाय, नहीं है, आपको ध्यान रखना है। ऐसे सवालों को अच्छे से सोच करके जवाब देना है, ध्यान से जवाब देना है। यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी है, वो कह रहे हैं कि ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति डी वाले आंसर के साथ जा रहे हैं। अब हम आपको थोड़ा सा अंतर भी बता दें। डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक थॉट क्या होता है? भाई सिंबॉलिक थॉट का मतलब होता है प्रतीकात्मक विचार। बच्चे के मन में, हमारे अंदर सिंबल क्या होते हैं, प्रतीक, प्रतीकों के तौर पे हम सोचना शुरू कर देते हैं। प्रतीक मतलब सिंबल होता है। जैसे आप कोई भी चीज सोचते हैं तो उसका पिक्चर आपके माइंड में होता है, या कोई ना कोई तर्क होता है, कोई ना कोई साइन होती है, कुछ न कुछ संकेत होते हैं माइंड में, इसको हम प्रतीकों के माध्यम से कहते हैं। तो बच्चा 2 साल से 7 साल के बीच में, ये क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहा है, तो यहाँ पे प्रतीकों के माध्यम से सोचना शुरू कर देता है। अपने वातावरण में वस्तुओं को देखता है, चीजों को देखता है, उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है। सिंबॉलिक थॉट से भी सवाल आते हैं, ध्यान रखना आप लोगों को। इसके बाद यहाँ पे दूसरा है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म के बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। अहम केंद्रितता या ईगोसेंट्रिज्म जो होता है, इसमें बताया गया है कि बच्चा अपने नजरिए से दुनिया को देखता है। बच्चा का अपना नजरिया होता है दुनिया को देखने के लिए। बच्चा ऐसा सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूं वैसे ही सभी लोग सोच रहे हैं, यही एक नजरिया होता है। और यहाँ पे इरिवर्सिबिलिटी होती है। इरिवर्सिबिलिटी और रिवर्सिबल थॉट, ये 2 तरह के सोच होते हैं। यहाँ पे 2 तरह की थिंकिंग चलती है। एक को बोलते हैं इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब होता है अनुत्क्रमणीय सोच। देखिए हिंदी कितनी कठिन है। अनुत्क्रमणीय या जिसको बोलते हैं यहाँ पे अचल सोच, ठीक है। और एक होता है रिवर्सिबल थॉट। रिवर्सिबल का मतलब होता है चल सोच। चल सोच क्या होती है? चल सोच में बच्चा दोनों साइड से सोचना शुरू कर देता है। बच्चे को आपने कोई भी चीज पूछा तो वो इतना तार्किक हो जाता है कि वो हर चीज को हर डायमेंशन से, हर एंगल से सोच सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रिवर्सिबल थॉट है। बच्चे से आपने पूछा, बेटा तुम्हारे घर से तुम्हारे स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर है, तो तुम्हारे घर से तुम्हारे स्कूल की दूरी क्या होगी? तो बच्चा बता देगा 1 किलोमीटर, मतलब रिवर्सिबल थॉट है, ठीक है। अब वो बच्चा बड़ा है,
मतलब वो बड़ा हो चुका है, प्री ऑपरेशनल स्टेज से थोड़ा ऊपर उठ गया है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ गया है। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के पहले वाली जो अवस्था होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा जो है वो अचल सोच वाला होता है, वो अपने थिंकिंग को बहुत ज्यादा नहीं इधर उधर कर पाता है, बहुत ज़्यादा नहीं सोच पाता है। अगर आप पूछोगे बेटा तुम्हारे घर से तुम्हारे स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर है, तो तुम्हारे घर से तुम्हारे स्कूल की कितनी दूरी होगी, नहीं बता पाएगा। मतलब वो इरिवर्सिबल थॉट का बच्चा है, नहीं बता पा रहा है। तो ये भी अनुत्क्रमणीयता भी होता है, अहम मान्यता भी होता है, ये भी होता है। इसका सही आंसर डी है। ध्यान केंद्रित करने की जो प्रवृत्ति होती है, ये एक सीमा होती है, बच्चे का ध्यान बहुत ज़्यादा केंद्रित नहीं हो पाता है। अब मैं चलता हूं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, ये रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आ गया, टैबुला रासा। देखिए भाई यहां पे इंग्लिश में टैबुला रासा लिखा हुआ है। माइंड एज ए ब्लैंक स्लेट, मस्तिष्क जो है एक खाली स्लेट की तरह है, किस दार्शनिक के द्वारा दिया गया था? ठीक है, यहां पे देख सकते हैं जॉन लॉक, डेविड ह्यूम, जेम्स ड्रेवर या पेस्थोलॉजी। टैबुला रासा एक टर्म है, एक ग्रीक वर्ड है, और किसने दिया होगा? ये ग्रीक शब्द है, ये भी ध्यान रखना होगा, ग्रीक शब्द है और ग्रीस से लिया गया। टैबुला रासा इसको बोलते हैं। ठीक है, किसने दिया? ए वाले के साथ जा रहे हैं ज्यादातर स्टूडेंट। बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है, उठो जागो और तब तक भागो जब तक मंजिल नहीं मिल जाती है, लगातार भागते रहो, लगातार चलते रहो। किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने। ज्यादातर ए वाले आंसर के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल, कौन सी थ्योरी है? टैबुला रासा का मतलब होता है कि बच्चों का मस्तिष्क बिल्कुल ब्लैंक स्लेट की तरह होते हैं। बच्चे जो होते हैं वो कोरे स्लेट की तरह होते हैं, बिल्कुल ही एकदम बिल्कुल ही कोरे स्लेट की तरह होते हैं और बिल्कुल ऑनेस्ट, ईमानदार होते हैं। जीन जैक्स रूसो ने भी अपने थ्योरी में बोला था कि बच्चों को फ्री रखना चाहिए, इनका मस्तिष्क का डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर है जॉन लॉक। जॉन लॉक एक इंग्लिश फिलोसोफर थे जो नेचुरलिज्म को बढ़ावा देते हैं, और इन्होंने बोला बच्चे का मस्तिष्क जो है वो कोरे स्लेट की तरह होता है। जब वो अपने वातावरण में आता है तो सारी चीजें छप जाती है, जो कुछ भी वातावरण में देखता है, सुनता है, समझता है, वहीं से। अब ये कंसेप्ट जो मैं आगे बताने जा रहा हूं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहीं से आया आपका चाइल्ड सेंटर्ड की थ्योरी। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है और इसको भी ध्यान में रख के जाना आप लोग एग्जाम में। प्रोग्रेसिव एजुकेशन से सवाल पूछा जाएगा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से सवाल पूछा जाएगा, राइट। सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बताऊंगा आपको, क्वेश्चन के पीछे कौन कौन से बातें छुपी हुई है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट के लिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीजें भी मैं आपको साथ में बताता रहूंगा। इन कंसेप्ट्स को ध्यान से सुनते रहना आप लोग। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल मॉन्टेसरी पद्धति पर जोर देती है। भाई मॉन्टेसरी का तो कौन नहीं नाम सुना होगा। मॉन्टेसरी पद्धति किस पे जोर देते हैं? ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, इंद्रियों के प्रशिक्षण पे बल देते हैं, या शिल्प अध्ययन पे बल देते हैं, या प्राकृतिक घटनाओं के निरीक्षण पे बल देते हैं, या लेखनी, पठन तथा अंक गणित पे बल देते हैं? मारिया मॉन्टेसरी, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी से सवाल है। और यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि टीचिंग मेथड में अलग अलग मेथड्स आप तैयार करके जाना। मॉन्टेसरी ने क्या बोला, फ्रोबेल ने क्या बोला, पेस्थोलॉजी ने क्या बोला, खेल विधि क्या होती है, इंद्रियों का प्रशिक्षण क्या होता है, बच्चे कैसे विकसित होते हैं, ये सारी चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है और यहां से भी सवाल पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो मॉन्टेसरी ने यहाँ पे इंद्रियों के प्रशिक्षण पे बल दिया। जो भी विद्यार्थी इंद्रियों के प्रशिक्षण के साथ जा रहे हैं, यहाँ पे सर 2 का आंसर नहीं मिला, 2 का आंसर हमने बता दिया था यहाँ पे जॉन लॉक साहब। ठीक है, अगर जिसका छूट जा रहा है बाद में वीडियो प्ले करके आप आराम से देख लेना, सारी चीजें, सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और संडे को मतलब परसों 8 दिसंबर को हम लोग यहाँ पे मिल रहे हैं क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के लिए, और 1 बजे मिलेंगे फर्स्ट पेपर C-TET का। आपको पूरा डिस्कशन करके सही आंसर्स बताएंगे।
और शाम को 5:45 पे आपको मिलेंगे। यहाँ पे सेकेंड पेपर का पूरा एनालिसिस करके डिस्कशन करके आपको सही आंसर बताएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को बताइएगा कि यहाँ पे सटीक और सबसे बढ़िया और सबसे जल्दी आंसर दिया जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं कक्षा 5 के छात्र गणित कक्षा में बहुत अधिक शोर मचाते हैं। भाई शोर क्यों मचा रहे हैं बच्चे, यह ध्यान रखना है। संभावित कारण क्या हो सकता है? शिक्षण पद्धति में अच्छी तरह से निपुण नहीं है, या उस कक्षा के छात्र को विषय पसंद नहीं है, या छात्र ध्यान नहीं देते हैं, या उस कक्षा के छात्रों को शिक्षक पसंद नहीं है। राइट, तो यहाँ पे क्या कारण हो जाएगा? बच्चे शोर क्यों मचाते हैं? शोर मचाते हैं, बच्चे गलती करते हैं, इसे सवाल देखिए आता है। अब इसका कहीं किताब में आंसर नहीं मिलता है, लेकिन आपको ध्यान देना है। बच्चे का मन नहीं लगता, मतलब रुचि नहीं है, बच्चे को विषय अच्छा नहीं लगता, इंटरेस्ट नहीं है, या क्लासरूम मैनेजमेंट, इससे बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। इन्हीं चीजों को आपको ध्यान रखना है, आप बेहतर करेंगे। ये सारे आपको ऑप्शंस पे जनरल चीजों में भी आपको ध्यान रखना है। अब बच्चे शोर मचा रहे हैं तो क्या कारण हो सकता है भाई? यहां पे देख सकते हैं दैट द टीचिंग मेथोडोलॉजी ऑफ द टीचर इज नॉट गुड। ये हो सकता है क्योंकि टीचिंग मेथोडोलॉजी में, टीचिंग स्किल्स में आप सभी लोगों को ये सिखाया जाता है कि टीचिंग स्किल्स जो होती है वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चा इंटरेस्ट ले, जिसमें बच्चा कंसंट्रेट करे, फोकस करे। ये सारी चीजें टीचिंग स्किल्स में होती है। कहीं ना कहीं टीचिंग स्किल्स की कमी होती है, जिससे बच्चे का रुझान नहीं बनता है और बच्चे अपने कामों में मशगूल होते हैं, शोर मचाते हैं, बिजी रहते हैं दूसरे कामों में। तो कहीं ना कहीं टीचिंग स्किल्स भी जिम्मेदार हो सकती है। अगर बी वाले ऑप्शन को देखें, स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास डू नॉट लाइक द सब्जेक्ट, ये भी हो सकता है कि भाई सब्जेक्ट रुचिकर नहीं है, लेकिन उतना सही नहीं है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है उनका, जो सिलेबस है वो तो उनको पढ़ाया ही जाएगा। तीसरा है दैट द स्टूडेंट्स दैट क्लास डू नॉट पे, बच्चे जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? कहीं ना कहीं टीचर जिम्मेदार माना जाएगा, ये चीज आपको नोट करके रखना है। दैट द स्टूडेंट्स ऑफ दैट क्लास डू नॉट लाइक द टीचर, यार बच्चे टीचर को पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल ठीक है, कई बार बच्चे जो है पसंद नहीं करते हैं टीचर को। इसमें भी टीचर को ध्यान रखना है बच्चे के रुचियों का, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे समझना है, ये सारी चीजें निपुणता में आती है कि टीचर कितना निपुण है। आपको ये सारी चीजें टीचर के बारे में जाननी होंगी। टीचर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, टीचर के गुण क्या होते हैं, टीचर कैसा होना चाहिए, आप ये थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। ये कहीं नहीं मिलेगा किताबों में, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि टीचर कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो है सही आंसर ए वाला होगा। शिक्षण पद्धति में अच्छी तरह से निपुण नहीं है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिकरण वयस्कों के साथ साथ बच्चों के व्यवहार मान्यताओं पर एक केंद्रीय प्रभाव है। सोशलाइजेशन इज ए सेंट्रल इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर, बिलीफ्स एंड एडल्ट्स एज वेल एज चिल्ड्रेन। सामाजिकरण के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल हो सकती है? निम्न में से क्या चीजें हो सकती हैं? उपलब्धियों आएगा, क्रिया आएगा, आकर्षण आएगा, या उसमें से कोई नहीं आएगा? सोशलाइजेशन में अचीवमेंट्स यहाँ पे आएगा, एक्शंस आएगा, अट्रैक्शन आएगा, या नन ऑफ देम, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो साथियों आप सभी लोग जो लोग भी एग्जाम देने जा रहे हैं 8 दिसंबर के लिए, उन सभी लोगों को मेरा ये कहना है, बिल्कुल कूल रहें, कॉन्फिडेंट रहें, आराम से। आपके पास अभी कल तक का समय है, आप बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। पूरे यात्रा को, पूरे चीज को आप अपने हाथ में ले सकते हैं। अभी कहीं समय नहीं निकला है, सिर्फ और सिर्फ आपको कूल रहना है, आराम से रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है। जो आप जानते हो वो बेस्ट है, जो आपको पता है वही सबसे सही है। अगर ये मान लिया तो सफलता निश्चित है। आपने क्या नहीं पढ़ा, आपने क्या पढ़ लेते तो क्या हो जाता, ये सब छोड़ दीजिएगा। आप क्या जानते हो आज तक, सिर्फ उस पर भरोसा रखिए, सफलता जरूर मिलेगी। यहाँ पे जो है सोशलाइजेशन के प्रोसेस में आप देखेंगे कि सोशलाइजेशन जो होता है हमारे बिहेवियर, हमारे व्यवहार और हमारे बिलीफ और हमारे एक्शन
मतलब व्यवहार, यहां पे व्यवहार लिख सकते हैं, व्यवहार और विश्वास, और यहां पे क्रिया, ये सारी चीजें मिल करके सोशलाइजेशन का निर्माण करती है। सोशलाइजेशन के ये सेंट्रल पार्ट होते हैं, सेंट्रल थीम होती है। सोशलाइजेशन को अच्छे से पढ़ के जाना है। सोशलाइजेशन से बहुत सारे अलग अलग सवाल बनते हैं। बच्चे के सामाजिकरण में कौन कौन लोग भूमिका निभाते हैं, बच्चे का सामाजिकरण कैसे होता है, बच्चे के प्रथम पाठशाला कौन है, द्वितीयक सामाजिकरण की एजेंसी कौन होती है, पहले बच्चा सबसे पहले कहां पे एटीट्यूड का निर्माण करता है, अपने विश्वास का कहां निर्माण करता है, सबसे पहले व्यवहार कहां सीखता है, सबसे पहले क्रिया कहां करता है समाज के अंदर। ये सारे बहुत ही जनरल फैक्टर्स हैं, जनरल चीजें हैं। इसको सिर्फ ध्यान दे करके अंडरलाइन करके जाना आप लोग, ठीक है। तो यहां पे हाँ भाई, पिछले सीटेट एग्जाम में कह रहे हैं कि 80 नंबर आया था, तो इस बार आप 90 पार हो जाओगे, या उससे भी ज्यादा आ सकता है, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आपने पढ़ाई किया होगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है आरटीई अधिनियम से प्रभावित हुआ। आरटीई अधिनियम जो है कब से प्रभावित हुआ भाई, कब आया था? 4 अगस्त 2009 को आया, या पहली अप्रैल 2010 को, या 1 अप्रैल 2009 को, या 1 जनवरी 2010 को आया? राइट टू एजुकेशन एक्ट, आरटीई एक्ट कब आया? आरटीई एक्ट यहाँ पे 2009 लिखते हैं ना भैया। तो आपको बताना है कि ये यहाँ पे जो सवाल है प्रभावी हुआ, यहाँ पे धोखा नहीं खाना है जल्दबाजी में। यहाँ पे कब इफेक्टिव हुआ, प्रभाव में कब आया? आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट से जो सवाल बनेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे कौन कौन से सवाल बनेंगे, फिर आपके आंसर्स पे आ रहा हूं। ज्यादातर लोग जो है वो बी के साथ जा रहे हैं, बी का मतलब 1 अप्रैल 2010 के साथ जा रहे हैं ज्यादातर, और कुछ साथी जो है वो थोड़ा बहुत गलती कर रहे हैं। मतलब ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है सही आंसर लगा रहे हैं, एक आध स्टूडेंट जो है वो सही नहीं लगा रहे हैं, बाकी ज्यादातर सही लगा रहे हैं। भाई देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा नंबर आ गया, 786 वाचिंग। 786 एक बहुत अच्छा डिजिट माना जाता है, बात समझ रहा है ना। तो ये बहुत अच्छा नंबर चल रहा है, इसको और नंबर को बढ़ाइए। यहाँ पे चलते हैं अब जो है आरटीई एक्ट जो है, यहाँ पे आपको एक चीज और बता दूं कि आरटीई एक्ट में यहाँ पे बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन लागू किया गया। यहाँ पे 6 साल से लेके 14 साल तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन लागू किया गया। यह ध्यान रखना है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा लागू की गई। और ये एक्ट जो है 2009 में बन गया था, और ये प्रभाव में आया 1 अप्रैल 2010 से प्रभाव में आया। यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, और सवाल के साथ जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, उस पे भी आप गौर फरमाइएगा, उन बातों को भी ध्यान से सुनते रहिएगा। सवाल वहीं से आएंगे, क्वेश्चन तो आपके सामने है, लेकिन बातें जो है उसको भी आप ध्यान से सुनते रहिएगा। इंग्लिश पेडागॉजी में डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने भाषा की पेडागॉजी पढ़ी हुई है, उस भाषा के पेडागॉजी को ध्यान में रखना, चाहे हिंदी भाषा हो, इंग्लिश भाषा हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, सब आप अप्लाई करते रहना। वहां पे भाषा की पेडागॉजी में आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अगला सवाल यहाँ पे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे सही उपयुक्त विकल्प को चुनिए। आप यहाँ पे अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। शिक्षण अधिगम विधियों को प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, या कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, या शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में, या अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन रिकॉर्ड रखने में। भाई ये क्यों जरूरी है? असेसमेंट ऑफ लर्नर्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से सवाल आता है, लर्नर्स का मूल्यांकन क्यों किया जाता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्यों इंपॉर्टेंट है? हमने बताया था ना, अधिगम का मूल्यांकन। ठीक है, ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, दो तरह की चीजें होती है ना। असेसमेंट ऑफ लर्निंग मैं यहां पे लिख देता हूं, और एक है असेसमेंट फॉर लर्निंग।
ये ध्यान है रखना है। यहाँ पे ऑफ लर्निंग का मतलब होता है कि जो कुछ भी लर्निंग किया गया है, जो कुछ भी सीखा गया है, उसका मूल्यांकन करना है। और असेसमेंट फॉर लर्निंग, अभी जो कुछ भी सीखा जा रहा है उसका मूल्यांकन करना है। यहाँ पे सीखने की प्रक्रिया जारी है और यहाँ पे सीखने की प्रक्रिया ऑलमोस्ट हो गई है। तो यहाँ पे जो सवाल के आंसर आ रहे हैं ए वाले, भाई ज्यादातर विद्यार्थी कह रहे हैं शिक्षण अधिगम विधियों का प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। बिल्कुल अच्छा है। यहाँ पे आप देखेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होता है यह फीडबैक के लिए जरूरी होता है। बीच बीच में टीचर जो है बच्चों से फीडबैक लेता रहता है, बच्चों को समझता रहता है। उस हिसाब से आप देखेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है ये लास्ट में होता है। मतलब इससे क्या डिसाइड होता है, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को समझने में सहायता मिलती है। शिक्षण और प्रशिक्षण किस तरह का है उसको समझने में बहुत ज्यादा सहायता मिलती है। तो आप देख सकते हैं शिक्षण अधिगम विधियों को प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में के लिए या इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, यह चीज समझना है भैया। पेडागोजी बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। पेडागोजी के सवाल को कैसे सॉल्व करें, बिल्कुल व्यवहारिक होकर के सॉल्व करना है, बिल्कुल अप्लाइड होकर के आपको चलना है। कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने के लिए तो नहीं है। एबिलिटी ग्रुपिंग के लिए हमने बताया था अलग अलग टेस्ट करता है टीचर, अलग अलग ग्रुप बनाता है, जैसे एबिलिटी ग्रुपिंग करते हैं, क्षमता समूहीकरण कहते हैं। क्षमता समूहीकरण से सवाल आया हुआ है, ये बात आप ध्यान रखना। इसके बाद शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने के लिए तो ये भी इसका मुख्य कार्य नहीं होता है। अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन एवं रिकॉर्ड रखने के लिए तो प्रदर्शन और रिकॉर्ड रखने के लिए अलग अलग उसके लिए अरेंजमेंट होता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड है और अलग अलग रिकॉर्ड्स है, बच्चों का स्टडी रिकॉर्ड जो है मेंटेन किया जाता है। तो सही आंसर यहाँ पे ए आंसर, राइट। जिन लोगों ने ए आंसर दिया है वो सही है और अपना जो है आंसर सही मूल्यांकन करते हुए आज आप साथ चलते रहना हमारे साथ, ठीक है, राइट। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा पाठ्यक्रम विकास मार्गदर्शक सिद्धांत का नहीं है। ध्यान रखना है, एनसीएफ से सवाल आएगा, एनसीएफ के कंसेप्ट से सवाल पूछे जाएंगे, निश्चित रूप से ध्यान रखना है एनसीएफ पे। यहां पे आप देखेंगे एनसीएफ में विद्यालय के बाहर ज्ञान को जीवन से जोड़ना या गृह कार्य के उद्देश्य की व्याख्या करना या यह सुनिश्चित करना कि सीखना रटने की विधि से अलग है या पाठ्यक्रम को सिखाना यह पाठ्यपुस्तक से परे हो। कौन सा आंसर सही होगा, फटाफट जल्दी जल्दी आंसर देंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे साथियों। तो एनसीएफ में यहां पे बी वाले के साथ जा रहे हैं। बी वाले में कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड, ये तो सही बात है भाई कि विद्यालय के बाहर से ज्ञान जोड़ना, यह क्या है, सिद्धांत है एनसीएफ के। आपको ध्यान रखना है, ये 5 सिद्धांत हैं, उसको आपको याद रखना है, याद करके जाना है, समझ के जाना है, यहीं से पूछे जाएंगे सवाल। 5 सिद्धांत में पहला सिद्धांत है कि जो ज्ञान है, जो नॉलेज है बच्चे का, वो विद्यालय के बाहर से जोड़ना है। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, तो ये वाला आंसर तो होगा नहीं। एक्सप्लेनिंग द पर्पज ऑफ होमवर्क की बात भाई वहां पे नहीं कही गई है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत लग रही है। इसके बाद ensuring that learning shifts away from the rote method, रटंत विद्या से अधिगम दूर है, रटने वाली शिक्षा नहीं होनी चाहिए, ये उस प्रिंसिपल में कहा गया है। enriching the curriculum so that goes beyond to टेक्स्ट बुक के बाहर, मतलब शिक्षा टेक्स्ट बुक के बाहर हो, जहां पे व्यक्तित्व के सारे आयामों का प्रशिक्षण हो सके, व्यक्तित्व का पूरा विकास हो सके, ये बात भी कही गई है। तो इसका जो सही आंसर आप लोगों ने दिया बी है, एकदम ठीक आंसर। एनसीएफ को एक बार रिवाइज कर लेना, अभी थोड़ा समय है, क्या क्या रिवाइज करना है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है। इसके बाद एनसीएफ में जो पेडागोजी है, पेडागोजी को आप खास ध्यान रख के जाएंगे। पेडागोजी में आपको मैथ्स की पेडागोजी पढ़नी है, भाषा की पेडागोजी पढ़नी है, इसके बाद आपको एसएसटी सामाजिक विज्ञान की पेडागोजी पढ़नी है। सामाजिक विज्ञान के बाद आर्ट्स है, कला कैसे पढ़ें, कला के बारे में आप पढ़ लेना। स्वास्थ्य, बच्चा अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करेगा या बच्चा स्वस्थ कैसे रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। हेल्थ हाइजीन कैसे मेंटेन करेगा बच्चा, ये भी। और स्वास्थ्य में यहाँ पे सेक्स एजुकेशन की भी बात आती है। सेक्स एजुकेशन देना बहुत ही जरूरी है विद्यालयों में, जहाँ पे इंडिया में इसके ऊपर बात नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है विद्यालयों में बच्चों को हर चीज
बाल कटे हुए होने चाहिए, नाखून कटे हुए होने चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए, खाना कौन कौन सा खाना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन पे हेल्थ एजुकेशन है। बाकी तो चीज़ें आप मैथ्स की पेडागोजी, भाषा की, एसएसटी की आप लोग लगातार यहाँ पे पढ़ ही चुके हैं। चलिए तो अब मैं चलता हूँ यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसमें से कौन सा कारक वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार है? कौन सा कारक ऐसा है जो वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार है? पर्यावरण, पोषण, आनुवंशिकता या ये सभी? कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पे मुझे लगता है कि पर्यावरण से और पर्यावरण कहते हैं और आनुवंशिकता से एक सवाल, दो सवाल पक्के आएंगे आपके सीटेट के एग्जाम में। इस एरिया को थोड़ा सा ध्यान देना, अच्छे से इसको रिवाइज करके जाना। यहां से निश्चित रूप से आपका एक सवाल, दो सवाल निश्चित रूप से फंसेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेगा। बाल विकास मनोविज्ञान की क्लास चल रही है, सीडीपी की क्लास चल रही है और लगातार बहुत सारी क्लासेज हम जो दे चुके हैं। ग्रेडअप के ऐप को डाउनलोड कर लेना और जाकर के प्लेलिस्ट में कोई डाउट होगा किसी भी चैप्टर से रिलेटेड तो हमारे वहां पे प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, उसको पढ़ लेना अच्छे से। कहीं पे कोई डाउट होगा देख लेना जाकर के। साथियों एक चीज और बोलनी थी मुझे कि आप सभी लोग यहाँ पे पढ़ाई जो कर रहे हैं, पढ़ने के बाद सफलता क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? नौकरी लेना चाहते हैं ना? नौकरी लेकर क्या करना चाहते हैं? दुनिया और देश के लिए काम करना चाहते हैं। दुनिया और देश के लिए काम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो जरूरी प्लेटफॉर्म है, हमें एक इंसान बनना है, हमें एक ह्यूमन बनना है। और ये प्लेटफॉर्म आपको ह्यूमन बनने की भी ट्रेनिंग देता है कि हम एक अच्छा और सच्चा इंसान कैसे बने, एक महत्वपूर्ण समाज के लिए कैसे हम अपनी भागीदारी दे सकते हैं। ये भी चीजों को आपको ध्यान रखना है। आपका दायित्व तो आपके समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, ये भी चीजें आपको सुनिश्चित करनी है। पढ़ाई तो आपकी चलती रहेगी, जब तक आप टीचर नहीं बनेंगे तब तक हम आपके साथ रहेंगे। आपको टीचर बना के ही फिर हम आपको छोड़ेंगे। साथियों आगे चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर है वो डी आंसर है, ऑल ऑफ दीज, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगला सवाल, यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा का क्या तात्पर्य है? चाइल्ड सेंटर्ड से निश्चित रूप से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। हाँ, दोनों में सबसे अधिक भाई देखिए सब पंकज कुमार प्रकाश, इन्होंने बोला था भाई कि हमारा नाम नहीं लेते हैं इसलिए शेयर नहीं, वो मैं लाइक नहीं करूंगा। पंकज कुमार प्रकाश, मुझे याद आ गया इनका नाम। तो देखिए इसमें दोनों में से कोई महत्वपूर्ण नहीं है, आनुवंशिकता और वातावरण में सब महत्वपूर्ण है। अगला सवाल यह है कि द कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से सवाल तो आएगा ही आएगा। टीचर हु ऑलवेज रिमेन्ड एट द गिविंग एंड, या चाइल्ड ऑक्युपाइज द सेंट्रल प्लेस इन एजुकेशन प्रोसेस, या सब्जेक्ट ऑक्युपाइज द सेंट्रल प्लेस इन एजुकेशन प्रोसेस, या ऑल ऑफ दिस। चाइल्ड सेंटर्ड में आप जानते हैं, यहाँ पे पहले भी आपको बताया गया है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में जो चाइल्ड होता है, जो बच्चा होता है, वो सेंट्रल प्लेस या मुख्य भूमिका में होता है। बालक ही मतलब मुख्य भूमिका में होता है, सेंट्रल पार्ट में होता है। तो यहीं पे सही है, बच्चे को केंद्रीय स्थान पे रखा गया है। यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड या बाल केंद्रित को आप अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से सवाल आएगा। बाल केंद्रित में बच्चे की क्षमता आती है, उसकी उम्र आती है, उसकी एज क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ता है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका बुद्धि का स्तर कैसा है, इन सारी चीजों के ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ता है। एक अध्यापक इन चीजों का ध्यान रखते हुए ही बच्चे को सिखाता है, पढ़ाता है। तो बी इज द राइट आंसर। आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल पे। बहुत बढ़िया सवाल आ गया, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। वास्तविक विकास के क्षेत्र और संभावित विकास के क्षेत्र के बीच के अंतर के रूप में जाना जाता है मचान, अभिविन्यास, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या समीपस्थ क्षेत्र। कौन सा सही आंसर यहां पे होगा? ठीक है, यहां पे ये सवाल है वाइगोस्की साहब का, ठीक है। वाइगोस्की को भी आप लोग पढ़ लेना, वाइगोस्की से सवाल पूछा जाएगा। वाइगोस्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जिनकी बहुत ही कम एज में डेथ हो गई थी, और वाइगोस्की साहब ने ये बताया था, दो तीन चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है वाइगोस्की की। एक तो लैंग्वेज, वाइगोस्की भाषा के मामले में सारे भाषा वैज्ञानिकों से अलग राय देते हैं। वाइगोस्की कहते हैं भाषा और विचार,
जो है वो डिफरेंट आइडेंटिटी है, डिफरेंट तरीके से चलते हैं। और 2 साल के एज तक तो भाषा और विचार बिल्कुल अलग अलग चलते हैं। संज्ञान के बारे में बताते हैं। बच्चे का संज्ञान समाज के कनेक्शन में आकर के बढ़ता है। समाज के अंदर जब तक बच्चा अंतरक्रिया नहीं करता है तब तक उसके नॉलेज का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, भाषा का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। उसी के बीच में इन्होंने वाइगोस्की साहब ने जेडपीडी के बारे में बताया। जेडपीडी को बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या नजदीक क्षेत्र का विकास का मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे उदाहरण, एक बच्चा है, एक बच्चा का यहाँ पे ज्ञान है और यहाँ पे दूसरे लोग हैं, दूसरे लोगों का ज्ञान है। ये गैप जो है, ये जो गैप है, बच्चा इस गैप को भरता है, गैप को भरता है। जब दूसरे लोग उसे हेल्प करते हैं तो अपने ज्ञान को बढ़ाता है। इसको क्या बोलते हैं? अधिगम। इस गैप को भरने की प्रक्रिया में अधिगम करता है, चीज़ों को सीखते हुए, मतलब जो उसके आसपास नज़दीक के एरिया में जो ज्ञान है, जो लोग उसे हेल्प कर रहे हैं, उस ज्ञान तक पहुंचता है जो उसे नहीं आता है। जो आता है और जो नहीं आता है ये ध्यान रखना है। क्या आता है बच्चे को और क्या नहीं आता है, इसके बीच में गैप है और इसी गैप को जेडपीडी या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। वैसे तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का और भी बहुत सारा काम है, लेकिन आपको आंसर यही देना है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल जो डेवलपमेंट होता है, बच्चे जो अपने ज्ञान को विकसित करते हैं दूसरे की मदद से, जब नहीं आता है जो बच्चों को, वो दूसरे लोग उसको सिखाते हैं। तो जो आता है उसको और जो नहीं आता है उस बीच का जो ये सफर तय करता है, ये क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अपने नजदीकी क्षेत्र का विकास कर रहा है, अपने ज्ञान का विकास कर रहा है, अपने ज्ञान को आगे बढ़ा रहा है, ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। डेवलपमेंट भी है इसके अंदर। मतलब क्या डेवलपमेंट? नॉलेज का डेवलपमेंट, उसके ज्ञान का विकास हो रहा है। ये चीज आपको समझना जरूरी है। तो इसका जो सही आंसर है वो जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सीटेट में यहां से सवाल जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से सवाल आता है, मचान से आता है। मचान का मतलब क्या होता है? स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग से सवाल पूछा जाता है। तो इस चीजों को ध्यान रखना है, किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। व्हाट इज स्कैफोल्डिंग? अच्छा, स्कैफोल्डिंग भी बता दूं मैं आपको। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है मचान, ठीक है, मचान या स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग में क्या होता है? सहयोग दिया जाता है। बच्चे को दूसरे लोग सहयोग करते हैं, बच्चे को नहीं पता होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, अब वो होमवर्क कर रहा है, उसको नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं? उसको होमवर्क में हेल्प करते हैं, उसको मचान देते हैं, उसको स्कैफोल्डिंग देते हैं, बताते हैं कि बेटा सही आंसर क्या है। उसको मैथमेटिक्स करवा रहे होते हैं, साइंस करवा रहे होते हैं, उसको जो बता रहे हैं वो स्कैफोल्डिंग या मचान कहलाता है। ठीक है, सही आंसर यहाँ पे सी है, राइट आंसर जेडपीडी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ट्रिक आपको यही बता रहा हूं। ट्रिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है आज की, वो ध्यान रखना है कि आपके पास कल तक का समय है। आपके पास शनिवार, अभी शुक्रवार और शनिवार 2 दिन बचेगा। इन 2 दिनों में आपको रिवीजन करने के साथ 1 घंटा, आधा घंटा अपने लिए निकालना है, जिसमें पढ़ाई नहीं करना है, सिर्फ थिंकिंग प्रोसेस करना है, सोचना है, चिंतन करना है, मंथन करना है, एग्जाम की प्लानिंग करनी है कि मुझे कैसे कैसे ले जाना है एग्जाम में। एडमिट कार्ड न भूल जाएं, अपना पेन ले जाना ना भूले, डिटेल्स को ले जाना ना भूले, क्या क्या क्वेश्चन आएगा, सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा ये सोचना है बैठ करके आपको। आप लगातार किताबों में मत घुसे रहिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, थोड़ा पढ़िए, थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए, सोचिए कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। अच्छा, वाइगोस्की से सवाल आएगा, प्याजे से सवाल आएगा, कोहलबर्ग से सवाल आएगा, कहां से सवाल आएगा, सोचिए मन के अंदर। ज्यादा बेस्ट परफॉर्म करेंगे, आप औरों से अलग हो सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल ये है, निम्न में से कौन सा भावनाओं के संदर्भ में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इमोशंस? इमोशन का सवाल आ गया भाई। इमोशंस आर यूनिवर्सल। इमोशंस जो है वो सार्वभौमिक होती है, या भावनाएं मानव व्यवहार को प्रभावित करती है, या भावनाएं जानवरों के व्यवहार को प्रभावित नहीं करती हैं, या डी, ए और बी दोनों सही है। अब यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि सवाल क्या पूछा जाएगा। सवाल पूछा जाएगा भावना क्या होती है, इसके बाद आएगा भावना के बाद अनुभव क्या होता है, अनुभव के बाद प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। हिंदी में बोल रहा हूं, फिर इंग्लिश में बताऊंगा।
प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, निरीक्षण क्या होता है, ये सारे शब्दों पे ध्यान रखना है। भावना को बोलते हैं इमोशन, अनुभव को बोलते हैं फीलिंग, ठीक है, फीलिंग हो गया यहाँ। प्रत्यक्षीकरण को परसेप्शन बोलते हैं और निरीक्षण को ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। इन सारे चीजों से सवाल पूछा जाता है। भावना क्या है, अनुभूति क्या है, अनुभव क्या है, निरीक्षण क्या है, परीक्षण क्या है, ये सारे सवाल सारे शब्दों से आपके जो ऑप्शन में सवाल आते हैं, ध्यान रखना है साथियों। तो यहां पे लिखा गया है जो इमोशन है, सवाल आपके इमोशन से आया हुआ है कि इमोशंस कैसी होती है। इमोशंस को वही चीज जिसमें दुख है, क्रोध है, घृणा है, आप डरते हैं, एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, ये क्या है, इमोशंस है। इमोशंस के बारे में हमने बताया था ना, इमोशन कई तरह की होती है। एक इमोशन ये हो गया, दूसरा इमोशन ये हो गया, तीसरा इमोशन ये हो गया। देखिए यहाँ पे 3 पिक्चर है, ए बी सी। अब तीनों में आप इमोशन देख के बता सकते हैं कि तीनों व्यक्तियों में क्या डिफरेंस है। ए जो है सामान्य इमोशन वाला है, यह जो है खुश है, यह जो है दुखी इमोशन वाला है। अलग अलग इमोशनल स्टेज आपको दिखाई दे रही हैं, ये भावनाएं होती हैं। यहाँ पे अलग अलग थ्योरीज है। इमोशन का डेवलपमेंट कैसे होता है उसके लिए जेम्स लांगे की थ्योरी अलग है, सैचटर सिंगल की थ्योरी अलग है, कैनन बार्ड की थ्योरी अलग है, आपके जजोंग, रॉबर्ट जजोंग की थ्योरी अलग है। ये भी सारी चीजों को ध्यान रखना है, जिनका नाम ले रहा हूं मैं, इनके बारे में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो सही आंसर है, इमोशंस आर यूनिवर्सल, एकदम सही है, सार्वभौमिक होती हैं और इमोशंस इफेक्ट ह्यूमन बिहेवियर, ये भी सही है। मतलब डी आंसर आपका सही माना जाएगा। ए एंड बी इज द राइट आंसर। जिसने ए और बी के साथ गए हैं वो बिल्कुल सही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि ग्रेडअप पे क्लास चल रही है और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। लगातार सारे फ्रेंड्स को बताइए, एकमात्र और विश्वसनीय चैनल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सार्थक अधिगम की मुख्य प्रक्रियाएं क्या होती हैं? भाई देखिए ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। सार्थक अधिगम क्या होता है? यहां से सवाल आएंगे। द कोर प्रोसेसेस, मीनिंगफुल लर्निंग क्या होती है? मीनिंगफुल लर्निंग कहते किसे हैं? हाउ नॉलेज इज डेवलप्ड, हाउ न्यू नॉलेज इज इंटीग्रेटेड इनटू एन एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव सिस्टम। हिंदी में एक बार आपको बता देता हूं कि ज्ञान कैसे विकसित होता है, नया ज्ञान मौजूदा ज्ञान प्रणाली में कैसे एकीकृत हो सकता है और ज्ञान कैसे स्वचालित हो जाता है, या नए ज्ञान को वर्तमान शिक्षा में कैसे लागू किया जा सकता है, या वर्तमान शिक्षा कैसे स्वचालित हो जाती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहां पे कहा गया है कि भाई मीनिंगफुल, सार्थक अधिगम से सवाल है। सभी लोग इसको समझेंगे, जो भाषा वाले हैं, जो बिना भाषा वाले। भाषा में भी बहुत सारे सवाल आते हैं। सार्थक वर्ड कौन होते हैं, निरर्थक वर्ड कौन होते हैं, ठीक है। अगर उसको आप अगर रिलेट करोगे तो सार्थक अधिगम भी समझ में आ जाएगा। बहुत सारे साथी यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं, ज्यादातर साथी यहाँ पे सही कर रहे हैं, कुछ एक लोग बी वाले के साथ भी जा रहे हैं। सार्थक अधिगम जो होता है, यहाँ पे ज्ञान कैसे विकसित होता है, नया ज्ञान मौजूदा ज्ञान के संज्ञानात्मक प्रणाली में एकीकृत होता है। मतलब इसका क्या है समझना जरूरी। सार्थक का मतलब होता है कि आप अपने आसपास के वातावरण में जो कुछ भी चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसको एसिमिलेट करते हैं अपने माइंड के अंदर, उसका मीनिंग निकालते हैं, हर चीज का मीनिंग निकालते हैं। यहां पे हमारे अंदर क्या होता है, एक सिमेंटिक मेमोरी होती है। सिमेंटिक मेमोरी का आप काम जानते हैं क्या होता है, मुझे बताना चाहेंगे? सिमेंटिक मेमोरी एक मेमोरी होती है जिसको बोलते हैं अर्थपूर्ण मेमोरी। जो लोग लैंग्वेज पेडागोजी पढ़ रहे हैं ध्यान रखेंगे। सिमेंटिक मेमोरी में हर चीज का अर्थ होता है, हर चीज का मीनिंग होता है। आप अपने वातावरण में कोई भी वस्तु देखिए जिसका कुछ न कुछ मीनिंग, कुछ न कुछ नाम जरूर होगा, ठीक है। तो ये सिमेंटिक मेमोरी से संचालित होता है। यहाँ पे ए आंसर सही है। ज्ञान कैसे विकसित होता है, मौजूदा ज्ञान में नए ज्ञान को कैसे समाहित करते हैं। जीन प्याजे वाली थ्योरी नहीं है, ये है ज्ञान का सार्थकता क्या होता है, ज्ञान कैसे बढ़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई जो लोग बफरिंग कह रहे हैं वो लोग अपने नेट को देख ले, उनका नेट स्लो हो सकता है, ठीक है। नेट में स्पीड कम हो सकती है, इसलिए बफरिंग कर रहा है, ठीक है, राइट। तो कई बार बफरिंग जो करती है क्लास, यहां पे आप अपने नेट की स्पीड को जरूर चेक कर लीजिएगा। सहयोगात्मक समस्या, यहां पे सवाल अगला ये रहा, हाँ, सहयोगात्मक समस्या।
सहयोगात्मक समस्या को हल करना की मुख्य विशेषता है। थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर देंगे आप लोग, थोड़ा आगे बढ़ना है, ठीक है, पॉइंट ज्यादा है। हाँ चलिए, चल रहा है ना? हाँ क्लियर है एकदम, बहुत बढ़िया। सहयोगात्मक समस्या का मतलब कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग द मेन फीचर। कोलैबोरेशन की बात कौन करते हैं भाई? वाइगोस्की करते हैं, जीन पियाजे करते हैं, ईएल थॉर्नडाइक करते हैं, या क्रो एंड क्रो कहते हैं। कौन से मनोवैज्ञानिक कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात करते हैं? कोलैबोरेटिव का मतलब होता है सहयोगी अधिगम। सहयोगी अधिगम क्या होता है? सहयोगी अधिगम में बच्चे जो है वो समूह में जो है वो समूह में भागीदारी करते हैं और समूह में सीखते हैं। समूह में क्या होता है, अलग अलग बच्चे होते हैं और वहाँ पे जो कमजोर बच्चे होते हैं उनका भी डेवलपमेंट होता है। दूसरा कोलैबोरेटिव लर्निंग का मतलब होता है कि ग्रुप और जो लर्नर होता है दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, हॉकी खेल रहे हो, कुछ खेल रहे हो, तो टीम भी बहुत जरूरी होती है और इंडिविजुअल भी बहुत जरूरी होता है। जो इंडिविजुअल होता है, जो व्यक्तिगत होता है, वो भी जिताने के लिए मैच में उतना ही जिम्मेदार होता है जितना टीम जिम्मेदार होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोलैबोरेटिव लर्निंग के बारे में वाइगोस्की ने बताया है। वाइगोस्की का नाम हमेशा जाता है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, किसने अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? मुझे उम्मीद है कि आपको इसका आंसर तो पता होगा, पक्का पता होगा, ठीक है। साफ नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, नेट की स्पीड मैटर करती है। नेट की स्पीड जिसकी जितनी ज्यादा होगी उतना साफ दिखाई देगा। कोई बात नहीं, आप सुन करके आप जवाब देते रहिएगा। आपके कमेंट लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, मैं सारे कमेंट्स को देख रहा हूं, ठीक है। कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग जो होती है वो टीचर सेंटर्ड होती है, कोलैबोरेटिव लर्निंग जो होती है वो चाइल्ड सेंटर्ड होती है। दोनों में ये डिफरेंस है, दोनों में समूह में सीखता है बच्चा, ठीक है। यहाँ पे किसने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? राइट, यहाँ पे देखेंगे वाटसन और पावलोव है, थॉर्नडाइक है, स्किनर है और कोहलर है। दूसरी चीज की आप देखेंगे SR थ्योरी, स्टिमुलस और रिस्पांस का थ्योरी, या उद्दीपक और अनुक्रिया के संबंध को किसने बताया था? उद्दीपक और अनुक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। वातावरण में जब हम कोई चीज सीखते हैं तो हमारा जो उद्दीपक होता है वह हमें सीखने के लिए महत्वपूर्ण रूप से प्रेरित करता है। उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे किसने बताया? कंडीशनड स्टिमुलस, क्लासिकल कंडीशनिंग जो IP पावलोव ने दिया था। यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे पहला वाला आंसर वाटसन और पावलोव, यहाँ पे अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत को दिया था। आगे चलते हैं अगले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाह, बहुत लोगों ने सही कर दिया, बहुत सारे साथियों ने, ये तो सबका सही है, मतलब थ्योरेटिकल पॉइंट आपका बहुत ही बढ़िया है। तो थ्योरेटिकल पॉइंट जो है वो टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और सीटेट के लिए कंसेप्चुअल पॉइंट और पेडागोजी के पॉइंट ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए यहाँ पे, हाँ कोई बात नहीं, जिनके नेट की प्रॉब्लम है, नेट की थोड़ी प्रॉब्लम अगर है तो वहां पे हाँ रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं। तो दोबारा एक बार इसको पढ़ लेना आप लोग सही तरीके से। कंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन रिस्पॉन्स क्या होता है। ये अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये रहा, ब्रेल पद्धति के द्वारा विकसित की गई है। ब्रेल जो है, द ब्रेल मेथड डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेजियर, लिम्फो ब्रेल, लुइस ब्रेल या सिगमंड फ्रायड। भाई ब्रेल लिपि किस लिए महत्वपूर्ण होती है? ब्रेल लिपि है, ठीक है, ये पढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेटर्स में आ सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन वाले जो लोग जो स्टूडेंट्स होंगे वो ब्रेल लिपि जानते होंगे, ठीक है। ये सभी लोगों के लिए, पेपर 1 पेपर 2 के लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। सभी लोग यहाँ पे ध्यान देते रहेंगे। यहाँ पे सी वाले के साथ ज्यादातर जा रहे हैं। लुइस ब्रेल, लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था उन व्यक्तियों के लिए जो ब्लाइंड बच्चे थे, जो ब्लाइंड लोग थे, उनके लिए इसका आविष्कार किया था, जिसपे वो लोग पढ़ेंगे। जो ब्लाइंड लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है। देखिए ऐसे सवाल भी पूछ लेते हैं, कुछ उपकरणों के नाम पूछ लेंगे, कुछ वस्तुओं के नाम पूछ लेंगे, कुछ चीजों के नाम पूछ लेंगे और उसके बारे में भी आपको बताना होगा। तो जैसे ब्लाइंड का मतलब जो विजुअली इंपेयर्ड लोग हैं, विजुअली इंपेयर्ड लोग का मतलब कि जो
जिनकी आंखें कमजोर है या जिनकी आंखें ठीक तरीके से काम नहीं करती है, उसके भी बारे में आ सकता है। जो श्रवण बाधित बच्चे हैं, जो सुनने में जिनको प्रॉब्लम है, जिनको बोलने में प्रॉब्लम है, ये वाला भी पॉइंट तैयार करके जाना आप लोग। सुनने में बाधा, बोलने में बाधा, देखने में बाधा, यहां से भी सवाल आएगा। महत्वपूर्ण चीज ये समझना है आप लोगों को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 तारीख को आप सभी लोग, 8 दिसंबर संडे को 1 बजे यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस का। वहां पे आप सभी लोग एक फर्स्ट पेपर के लिए मौजूद रहेंगे और सेकंड पेपर 5:45 पे डिस्कशन करेंगे। उसके लिए भी आप लोग संडे को यहाँ पे मौजूद रहेंगे। यहाँ पे ग्रेडअप के चैनल पे सारे आंसर्स हम लोग यहाँ पे बताएंगे। जितने लोग देख रहे हैं ग्रेडअप के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेंगे अगर नहीं किया होगा तो। आगे चलते हैं, यहाँ पे लुईस ब्रेल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि में कितने डॉट्स होते हैं? ब्रेल लिपि में कुछ डॉट्स बने होते हैं। जो लोग अंदाजा से उसको पढ़ते हैं, अपने अनुभवों के आधार पे, अपने इंद्रियों के आधार पे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे 6 वाले के साथ जा रहे हैं। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझना नहीं है। 6 इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। 19वां क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? जो इंस्टिंक्ट थ्योरी है वो किसने दिया है भैया? इंस्टिंक्ट थ्योरी जो होती है 14 प्रकार की होती है। ड्रेवर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक या वुडवर्थ, किसने दिया होगा? आपके इंपॉर्टेंट सजेशंस हैं, कोई कमेंट है तो इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लिख देना, हमें सजेस्ट करना और आप कैसे पढ़ना चाहते हो और क्या महत्वपूर्ण है, क्या चीजें आप पढ़ना चाहते हो जो आपकी रह गई है, वो सारी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे, सारी चीजें करवाएंगे, एक एक चीज आपको कंफर्म करेंगे, एक एक चीज क्लियर करेंगे। कमेंट बॉक्स में भी लिख देना आप लोग और अपने सुझाव भी देते रहिए आप कैसे पढ़ना चाहते हैं, जिससे कि आप बेस्ट से बेस्ट कर सको। हम लोग आपके लिए हमेशा यहाँ पे तत्पर है। तो साथियों, यहाँ पे जो यहाँ पे मैकडूगल इज द राइट आंसर। विलियम सी मैकडूगल एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने बताया कि जो मूल प्रवृत्तियां होती है, भाई मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं, थोड़ा सा बता दूं आपको जल्दी से। मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं? हमारा जो प्रकृति होता है ना, हमारा जो नेचर होता है, स्वभाव होता है, जैसे हमारा, जिसे हम स्वभाव बोलते हैं, ये मूल प्रवृत्तियां होती है। 14 प्रकार की होती है इंसान के अंदर। जैसे आप देखते हैं ना, चिड़िया का बच्चा है वो उड़ना जानता है, चिड़िया का बच्चा उड़ेगा ही उड़ेगा। मछली का बच्चा है वो पानी में तैरेगा। इंसान का बच्चा है वो चलेगा। ये क्या है? ये मूल प्रवृत्तियां होती है। जब हम नहाते हैं तो अपने शरीर को हिलाते हैं, कुत्ते के ऊपर पानी फेंको अपने शरीर को फड़फड़ाता है, ये क्या है? उसकी मूल प्रवृत्ति है, वो ऐसा ही करेगा। तो ये सारी चीजें मूल प्रवृत्तियां। यहां पे मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों को बताया कि हमारे अंदर अलग अलग जिज्ञासा, अलग अलग रुचि, अलग अलग क्षमताएं होती, जिसको हम चाहते हैं। कोई बच्चे की कामना करना चाहता है, किसी के अंदर डर है, किसी के अंदर पलायन की भावना है, कोई जीवन से भाग जाना चाहता है, कोई जीवन से जुड़ाव करना चाहता है, कोई दुखी रहता है, कोई सुखी रहता है। ये सारे मिल करके 14 प्रकार के मूल प्रवृत्तियां हैं। आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगा। ग्रेडअप के ऐप पे जाओगे, मूल प्रवृत्तियों के ऐप में आप जाओगे या मूल प्रवृत्तियों की जो क्लास चली होगी उसमें आपको उसके जो है सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। इसी तरह से सिगमंड फ्रायड है। सिगमंड फ्रायड ने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया। सिगमंड फ्रायड ने 2 प्रकार की कौन सी मूल प्रवृत्तियां थी? 2 तरह की मूल प्रवृत्तियां। एक होती है मृत्यु, जिसको बोलते हैं थैनाटॉस, और एक होती है जीवन, जिसको बोलते हैं एरोस। हमारे अंदर 2 तरह की मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं सिगमंड फ्रायड के अनुसार। ये 2 प्रकार में मृत्यु की मूल प्रवृत्ति, जैसे निराशा, मृत्यु का मतलब मरना नहीं है, निराशा की भावना, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, दुखी होना, परेशान होना, ये मृत्यु की मूल प्रवृत्तियां होती हैं। जीवन की मूल प्रवृत्तियां क्या बताया सिगमंड फ्रायड ने? सिगमंड फ्रायड ने बोला कि यहाँ पे हमारे अंदर खुशहाली होती है, एक्साइटमेंट होती है, जीवन के प्रति एक जीने की इच्छा होती है। ये जो होती है हमारी जीने की इच्छा जो होती है वो जीवन की मूल प्रवृत्ति कहलाती है। इस तरह से ये सारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। सर प्लीज 8 बजे तक यूपी टेट भी चलेगा साथ में। जो यूपी वाले विद्यार्थी देख रहे हैं, जो यूपी टेट के लिए जा रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लास महत्वपूर्ण है।
अब हम 1-2 दिन के बाद पूरा यूपी टेट वालों के ऊपर पूरा का पूरा उन्हीं का पूरा क्वेश्चन लेकर के आएंगे, पूरा यूपी टेट के हिसाब से फिर हम फोकस करेंगे। अभी हम दोनों के हिसाब से चल रहे हैं। सीटेट का चूंकि एग्जाम बहुत नजदीक है इसलिए उस पर फोकस करना ज्यादा जरूरी हो गया था, लेकिन यूपी टेट वाले भी इसको देखते रहेंगे इस क्लास को, ठीक है। राइट, यहाँ पे थॉर्नडाइक जो है इन्होंने लर्निंग के फील्ड में, वुडवर्ड्स जो है इन्होंने भी मेमोरी के फील्ड में, लर्निंग के फील्ड में, अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। और जेम्स ड्रीवर भी एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल पे। बेंडुरा का अवलोकनीय अधिगम जोर देता है, ये 20 नंबर क्वेश्चन आ गया भाई। बेंडुरास ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एम्फेसाइजेज ऑन चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू कंडीशनिंग या पनिशमेंट एंड रिवार्ड या प्रोग्रेस ऑफ लिमिटेशन एंड मॉडलिंग या ट्रांसमिशन ऑन सोशल एक्सपेक्टेशंस। बेंडुरा का अवलोकन सिद्धांत अनुकूलन के कारण व्यवहार में परिवर्तन पे बल देता है, सजा और पुरस्कार पे देता है, या परिसीमा और प्रतिरूपण की प्रगति पे देता है, यह सामाजिक अपेक्षाओं के चरण पे बल देता है। किस पे बल देता है? अल्बर्ट बेंडुरा से सवाल आएगा भाई किसी न किसी तरीके से। बेंडुरा ने जो थ्योरी दिया था, 2 तरह की बात कही थी, एक तो नकल करके बच्चे सीखते हैं, दूसरा जो है वो अनुकरण करते हैं, और यहाँ पे निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो नकल या अनुकरण तो एक हो गया, इसके बाद जो निरीक्षण करते हैं ये दूसरा हो। 2 तरीके से लर्निंग होती है, बेंडुरा साहब ने बोला। बच्चे जो है यहाँ पे सीखते। अब इस हिसाब से अगर आप आंसर देते, हाँ समाज के अंदर सोशल कॉग्निटिव लर्निंग है, यहाँ पे सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम होता है बेंडुरा के ही थ्योरी में। लेकिन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से और समझ के आंसर देना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन देखेंगे, बेंडुरा का अवलोकनीय अधिगम किस पर जोर देता है, मतलब ये अवलोकन वाला है, अवलोकन पे है। अवलोकन क्या कहते हैं? इसको निरीक्षण बोलते हैं, निरीक्षण को अवलोकन भी बोलते हैं। तो अवलोकनीय सजा और पुरस्कार पे नहीं देता है। अनुकूलन के कारण व्यवहार पर परिवर्तन, यहाँ पे अनुकूलन के कारण व्यवहार में क्या परिवर्तन होता है, यहाँ पे कंडीशनिंग और बिहेवियर चेंज की बात नहीं कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे आपको यह चीज ध्यान देना है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। बेंडुराज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होती है? सी वाले आंसर के साथ जा रहे हैं कि बी वाले? बहुत सारे जो सवाल हैं स्टूडेंट्स अलग अलग जो है आंसर दे रहे हैं, अलग अलग, कंफ्यूजन हो गया स्टूडेंट लोगों को। ठीक है, परिसीमा, प्रतिरूपण और प्रगति, यहाँ पे प्रोग्रेस, लिमिटेशन एंड मॉडलिंग, ठीक है ये सही है। प्रोग्रेस करता है, इमिटेशन करता है, मॉडलिंग करता है, नकल करता है बच्चा इसको। ट्रांसमिशन ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन, सोशल एक्सपेक्टेशन का ट्रांसमिशन यहाँ पे नहीं होता है। सही आंसर यहाँ पे सी है। मैं दोबारा बता देता हूं, एक बार समझा देता हूं, जिनको समझ में नहीं आया है फिर से समझ ले। अल्बर्ट बेंडुरा एक तो बोलते हैं कि बच्चे जो है नकल करके और अनुकरण करके सीखते हैं, पहली चीज हो गई। कॉपी करना या इमिटेशन करना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, निरीक्षण और अवलोकन, ये दूसरी चीज है, इसके द्वारा भी सीखते हैं। तो निरीक्षण से सवाल है, तो यहाँ पे बच्चा क्या करता है? प्रोग्रेस करता है और मॉडलिंग करता है, अपने अधिगम को बढ़ाता है, अधिगम को देख करके बढ़ाता है यहाँ पे। राइट, बहुत हार्ड लोकेश भारद्वाज सर का भी यहाँ पे मैसेज आ रहा है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, कमेंट का रिप्लाई सबका नहीं हो पा रहा है, सभी लोगों का। यहाँ पे इतने लोग देख रहे हैं, सबके एक एक लोगों का कमेंट का रिप्लाई करना प्लीज थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए, क्योंकि हमें जो है अभी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो बताने जरूरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। तो साथियों यहाँ पे आज जो है हम 20 क्वेश्चन पे ही यहाँ पे हम इस पूरे जो क्वेश्चन को यहीं पे समाप्त करेंगे। और साथियों
यहाँ पे जिन लोगों के कमेंट्स का जवाब नहीं दिया गया है वो ये नहीं सोचेंगे कि जानबूझ के कमेंट का जवाब नहीं दिया, बल्कि कमेंट का जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बतानी जरूरी थी। अगर मैं कमेंट का देखने लगूं आप लोगों को तो मैं यहाँ पे क्लास में आप लोगों को बता नहीं पाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो दे नहीं पाऊंगा। इसलिए प्लीज़ आप लोग हमारे साथ या जितने भी टीचर्स हैं सबके साथ कोऑपरेट किया करो। आप जितने कमेंट्स देंगे, कमेंट्स को हम लगातार आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आप इसके नीचे हमारे पास यहाँ पे ऐप में सिस्टम है, कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट जा करके वहाँ पे लिखिए और टाइप करके बताइए। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सजेशन है, लिख करके हमें बताइए, ठीक है। चलिए सर, तो यहाँ पे आज आप लोगों को इसके साथ भी आपको शुभकामनाएं भी देता हूँ, बेस्ट विशेष भी देता हूँ कि आप सभी लोग अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा करें, निर्भीक रहें, निडर रहें, निर्द्वंद रहें और सच्चाई और ईमानदारी का पालन करते हुए जाएं। ईमानदार रहें अपने प्रति, निश्चित रूप से आप जंग को जीतेंगे और जंग जीतनी तय है आपकी। अब बता दें थोड़ा ग्रेड अप ग्रीन कार्ड के बारे में। अनलिमिटेड एक्सेस टू मॉक टेस्ट है ये। आप इस ग्रेड अप ग्रीन कार्ड को लेते हैं तो आप बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे शिखर केवीएस बैच है 2019-20, इसमें भी इनरोलमेंट चल रहा है, क्लासेस प्रारंभ हो गई है। केंद्रीय विद्यालय के लिए भी इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है साथियों, ये बताना बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीटेट 2019 का आंसर की डिस्कशन, पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट आंसर की डिस्कशन ऑन December 8, 2019 को संडे को पूरा डिस्कशन होगा, ठीक है। ये देखना है आपको, पेपर 1 के लिए 1 बजे क्लास चले, 1 बजे डिस्कशन होगा और पेपर 2 के लिए 5:45 पे डिस्कशन होगा। आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कीजिए, सभी लोग आइए, सबसे पहले सबसे तेज। तो साथियों, इसी बात के साथ अब हम इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे और यहाँ पे एक बात कहना चाहेंगे, आप अपने लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में लगातार आगे बढ़ते जाइए। अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को हमेशा ध्यान रखिए। प्रेप स्मार्ट, स्कोर बेटर, गो ग्रेड अप। नमस्कार साथियों।